आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रत्युष रंजन है। मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर विश्वास न्यूज के साथ और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के सच के साथी सेशन में, जिसमें चंडीगढ़ से हमारे साथी हमारे सारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इस सेशन के अंदर। और ये सच के साथी का जो सेशन है हमारा, ये सच के साथी का 5वां एडिशन है और इसके बाद इसमें हम चंडीगढ़ का ये सेशन कर रहे हैं। इसका हमारा जो टॉपिक है वो है असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव 2022 कैसे बचे और बचाएं कोविड से और दुष्प्रचार से। सच के साथी के बारे में मैं आपको बता दूं, सच के साथी फर्जी और भ्रामक खबरों की पड़ताल के अलावा विश्वास न्यूज की टीम पूरे देश में जमीनी स्तर पर न्यूज वेरिफिकेशन और फैक्ट चेक जागरूकता ट्रेनिंग वर्कशॉप का भी आयोजन करती है। विश्वास न्यूज के इस फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम सच के साथी है और सच के साथी विश्वास न्यूज और जागरण न्यू मीडिया की तरफ से चलाई जाने वाली एक ट्रेनिंग है और अवेयरनेस ड्राइव है, जिसका लक्ष्य आम लोगों को रोजमर्रा की खबरों में फर्जी खबरों की पहचान करना है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए जागरूक करना है। इस कैंपेन का लक्ष्य आम आदमी में फैक्ट चेकिंग की स्किल को भी विकसित करना है, ताकि वो संभावित फर्जी खबर की पहचान और उसका खुलासा कर सके। विश्वास न्यूज डिजिटल रूप से अपनी इस जमीनी गतिविधि और वर्कशॉप के माध्यम से ऐसे लोगों तक पहुंचता है जो डिजिटल रूप से खास सक्षम नहीं है। इस कैंपेन को प्रमाणित और प्रशिक्षित फैक्ट चेकर्स पूरे देश में फैले दैनिक जागरण के नेटवर्क की मदद से संचालित करते हैं। सच के साथी का पहला प्रोग्राम जो हमने किया था वो जागरूकता अभियान में विश्वास न्यूज ने अप्रैल 2019 में देश के 3 राज्यों के 9 शहरों में फैक्ट चेकिंग पर एक जागरूकता अभियान चलाया था। फैक्ट चेकिंग के दूसरा जो एडिशन हमने चलाया था वो हेल्थ फैक्ट चेक अभियान था, जो कोविड से जो लॉकडाउन लगी थी उसके जस्ट पहले हम 5 शहरों में गए थे और लोगों को डायरेक्ट हमने बातचीत करके लोगों को कोविड 19 के संक्रमण और उससे जुड़े दुष्प्रचार से बचाने का प्रयास किया था। फिर सच के साथ ही 3 हमने बिहार चुनाव के दौरान अक्टूबर 2020 में 5 शहरों के लिए ऑनलाइन अभियान चलाकर लोगों को चुनाव के दौरान फैलने वाले अफवाहों से बचने का प्रशिक्षण दिया था। कोविड के दौरान हमने साप्ताहिक वेबिनार्स भी चलाए थे, जिसको हम सच के साथी वीकली वेबिनार्स के नाम से जानते हैं। और सच के साथी का चौथा एडिशन यस फॉर वैक्सीन अभियान में कोविड वैक्सीन से जुड़ी फर्जी सूचनाओं के बारे में लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। यह कार्यक्रम मई 2021 में यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड के 12 शहरों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये सच के साथी का हमारा जो 5वां एडिशन है, जिसकी हम आज चंडीगढ़ के हमारे साथियों के साथ हम जुड़े हैं। इसमें जो हम बात करेंगे उसके बारे में ब्रीफ से बता दूं। इसमें जो बातें हम आगे स्लाइड्स में करेंगे और इस सेशन के दौरान हमारा जो कम्युनिकेशन होगा उसमें सबसे जरूरी है मतदान क्यों जरूरी है, आपके कर्तव्य क्या हैं, कोविड 19 से कैसे बचें, आपके लिए क्या सुझाव हैं, गलत या भ्रामक मैसेज की पहचान कैसे करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे फैक्ट चेकिंग टिप्स के बारे में। उस टिप्स को जानकर आप खुद ही एक फैक्ट चेकर बन सकते हैं और अपने परिवार, दोस्त, सहकर्मी को कैसे सुरक्षित बनाएं भ्रामक मैसेज से और साथ साथ कोविड 19 से, इनसे जुड़े सारी खतरों से आप अपने आप को और अपने परिवार, दोस्त को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। जी, आज के हमारे इस सेशन में 3 बड़े ही खास हमारे साथ एक्सपर्ट गेस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जसकिरत सिंह जी का। जसकिरत सिंह जी ट्रस्टी ऑफ एडीआर हैं, सीईओ ऑफ वेब रोसॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और आईआईटी बीएचयू के एलुमनस भी हैं। जसकिरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। जो अगले गेस्ट हमारे साथ है वो डॉक्टर अभिनव ढाल। अभिनव ढाल जी फैकल्टी आईआईटी रोपर एंड मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया है। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे जो हमारे गेस्ट हैं आशुतोष मिश्रा जी, प्रोफेसर एंड डीन मास कम्युनिकेशन एट चितकारा यूनिवर्सिटी। हमारे तीनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है और हम तीनों गेस्ट से बात करेंगे एक एक करके। आज के सेशन में हम उनसे उनके उनके लिए हमारे पास कुछ सवाल भी हैं और कुछ सवाल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से भी आएंगे, तो उनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे और इस पर उनकी राय जानेंगे। आज का ये सेशन टीम विश्वास न्यूज की तरफ से संचालित किया जा रहा है, जिसमें मैं प्रत्युष संजन और मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति इस सेशन को संचालित कर रही हैं और पूरी विश्वास टीम इस सेशन को संचालित करने में हमारा सहयोग कर रही है। जी। सच के साथी का ये प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं अभी, जो हमारा विधानसभा चुनाव के ऊपर फोकस है, इसका शेड्यूल
15 फरवरी से लेके 5 मार्च तक का है। इसके बीच में हम कानपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी, इन 5 शहरों में हमने 2-2 राउंड के ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे वो डेट्स हैं और वो टाइमिंग्स हैं, जिसमें हम उन शहरों में जाकर उन शहरों के लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि दुष्प्रचार के कारण क्या होते हैं, दुष्प्रचार से कैसे लड़ें और अपने आप को सच के साथी कैसे बनाएं। जी। तो कोविड में सुरक्षित मतदान, कुछ गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जारी किए हैं। मतदान के दौरान कोविड से सुरक्षित कैसे रहें और जो मतदान की बूथ बने हैं उसके कैसे सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कुछ चीजें, कुछ व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें प्रत्येक चुनाव केंद्र का अनिवार्य सैनिटाइजेशन भी है। सभी के शरीर के तापमान की जांच हो रही है। मतदान केंद्र पर मास्क और दस्ताने भी मिल रहे हैं, जिनको उनकी जरूरत है वो वहां से ले सकते हैं। लंबी कतारों से बचने के लिए टोकन प्रणाली भी है और मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया भी गया है कई जगहों पे, जिससे लोगों को सुरक्षित तरीके से मतदान करने में आसानी हो। कुछ कोविड सेफ इस इलेक्शन को कोविड सेफ इलेक्शन बनाने की पूरी तैयारी की है इलेक्शन कमीशन ने और सरकार ने। इसका हमें ध्यान रखना है कि इन सारे जो गाइडलाइंस है इनका पालन करें, हम सुरक्षित रहें और सुरक्षित तरीके से जाकर मतदान करें। मतदान केंद्र की जानकारी आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करके पा सकते हैं या 1950 इसको डायल करके यहाँ से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक एसएमएस करने की भी सुविधा है, जिसमें आप ECIPS के बाद स्पेस देकर अपना EPIC नंबर जो आपके वोटर आई कार्ड पे होता है उसको अगर आप एसएमएस पे सेंड करेंगे 1950 पे, तो आपको अपने मतदान केंद्र की जानकारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी डिटेल आपके सामने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब भी आपके मतदान करने का आपका समय आए या आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, तो आप निश्चित रूप से इस सर्विस का उपयोग करें और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएगी इलेक्शन कमीशन। मतदाता चेकलिस्ट, आप मतदान सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मतदान करने जाते हैं और आपको पता चलता है कि सूची में आपका नाम ही नहीं। तो अवश्य इसको पहले ही आप मतदान सूची में अपना नाम जांच कर लें। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जांचें, मतदान केंद्र स्थल के बारे में अग्रिम जानकारी रखें और इन सारे चीजों को आप समझकर ये पता कर सकते हैं कि आपका नाम मतदान सूची में आ चुका है और बिल्कुल सही समय पे आप जाएंगे और सबसे कम समय में आप वहां मतदान करके बिना किसी प्रॉब्लम के आप वापस आ सकते हैं। पहचान पत्र के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत जो 12 दस्तावेज हैं, उनमें से कोई लेकर अपने साथ जा सकते हैं। हमारे साथ जसकीरत जी यहाँ पे हैं। जसकीरत जी, आपके लिए हमारे तरफ से एक सवाल आया है कि आप चूंकि एडीआर से संबंधित हैं, एडीआर के से जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल जो आया है वो ये है कि जब भी किसी उम्मीदवार या किसी भी तरह के उम्मीदवार की लिस्ट आती है और उसमें जो एफिडेविट होता है, जो उम्मीदवार अपनी तरफ से जारी करता है या भरता है, तो आप उसकी जानकारी को क्रॉस चेक कैसे करते हैं? इसका क्या प्रोसेस क्या है पूरा, जो भी आपकी साइट पे जो चीजें आती है, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? एक बार हमारे साथियों के साथ साझा करें। जी, जसकीरत जी। जी, जी। तो जो सबको नमस्कार। ये पहले तो मैं आपको बधाई दे देता हूँ जी कि ये बहुत अच्छा आप ये एक इनिशिएटिव आपने लिया है। तो ये इसका मतलब सबको फायदा है, सिटीजन्स को। जो सवाल आपने पूछा है कि जो हम एफिडेविट्स का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि एफिडेविट जो है वो शपथ पत्र होता है बेसिकली, कि जब तो ये कोर्ट की ऑर्डर से और डायरेक्शन से सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर से ये लागू किया गया है। 2004 से मतलब ये लागू है। और इलेक्शन कमीशन को जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ अपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड, अपने एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज, अपनी एजुकेशन, इसके बारे में पूरी सूचना उसमें फॉर्मेट में जो दे रखा है उसमें भर के वो देते हैं। तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है या उनके जो आगे ऑफिसर्स हैं वो उसको स्कैन करके उनकी अपनी वेबसाइट पे आजकल डाल देते हैं। पहले प्रोसेस कुछ और था, पर अभी की जो प्रोसेस है कि उसकी वेबसाइट पे चला जाता है इलेक्शन कमीशन की। तो हमारे पास एक टीम है जो पूरे इंडिया में, अलग अलग टीम्स हैं एक्चुअली, जो एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है हमारे पास डेटा एंट्री के लिए। तो उसको पढ़ के जो एफिडेविट्स आते हैं, एक एक कैंडिडेट की डेटा एंट्री उसमें की जाती है।
और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और पार्टी वाइज और जितने भी तरह के पैरामीटर्स हैं उनका सबका डेटा उसमें डाला जाता है। जो भी डेटा उसमें है, सारा कैप्चर किया जाता है, डिजिटाइज किया जाता है, और ये रिकॉर्ड स्पीड पे होता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो उसके बाद एक स्टेप में डेटा एंट्री होती है, सेकंड स्टेप में उसकी चेकिंग होती है। तो हमारे चेकर्स लगे होते हैं उसमें कि जिस जिसका डेटा एंट्री हो जाता है उसकी एक राउंड ऑफ चेकिंग होता है। उसके बाद एक थर्ड राउंड ऑफ चेकिंग होता है, जो 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 बहुत ही जो इम्पोर्टेंट उम्मीदवार हैं या जिनके ऊपर ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं या जिनकी एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, जिनका भी कुछ बहुत ज्यादा कुछ नजर आता है, तो उनकी एक थर्ड राउंड ऑफ चेकिंग की जाती है, कोई गलती तो नहीं हुई किसी से, डेटा एंट्री वालों से या चेकिंग वालों से। तो जब ये तीसरा राउंड ऑफ चेकिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है हमारा रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी होता है, कुछ मैनुअली भी होता है। तो रिपोर्ट बनती है, फिर रिपोर्ट की भी चेकिंग होती है, उसके बाद वो मीडिया के साथ शेयर की जाती है, जो आप देखते हैं कि अखबारों में या चैनल्स पे पहुंचती है। तो उसकी जो प्रोसेस है वो इतने स्टेप से निकल के जाती है। जी, जसप्रीत जी, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है। जो कुछ जानकारी सपोज़ किसी एक कैंडिडेट ने आपको दी, तो क्या उस कैंडिडेट के पिछली जानकारी से भी आप उसको टैली करते हैं या उस समय का प्रोसेस क्या होता है? जी, जी, बिल्कुल। तो होता क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बड़ी पार्टियों के खास तौर पे होते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स इलेक्शन लड़ चुके होते हैं पहले, जब जब वो इलेक्शन के इस बार ही मान लीजिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पिछली 2017 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी हो सकती है। तो जो सिटिंग एमएलएज हैं, फॉर एग्जांपल अभी विधानसभा की इलेक्शंस के, तो उन सबका हम पिछला पहले तो फर्स्ट राउंड में तो उन सबका करते हैं कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, क्या उन्होंने 2017 में इलेक्शन लड़ी है। तो जो 2017 का डेटा है और जो अभी का डेटा है उसके साथ एक कंपैरिजन रिपोर्ट भी बनाते हैं कि जो पिछला डेटा था और अभी का डेटा में, जैसे एसेट इंक्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि किसी की एसेट 2 गुनी हो गई, किसी की 3 गुनी हो गई। तो वो एक कंपैरिजन जो है वो हम करते हैं और उसकी जो है रिपोर्ट निकालते हैं। तो ये हम पहले सिटिंग एमएलए के लिए करते हैं, फिर बाद में कुछ और भी कैंडिडेट्स का करते हैं। जी, बिल्कुल। आपके पास वापस आएँगे, अभी कई सारे सवाल आपके लिए हैं जसप्रीत जी, लेकिन एक-एक करके हम आएँगे। यानी अब हम आते हैं अपने सेशन के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम फेक न्यूज़ और फैक्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो क्या सच है और क्या झूठ, दोनों के बीच के अंतर को कैसे पहचानें? फर्जी खबर का क्या दुष्प्रभाव होता है मैसेज भेजने वाले के तौर पे एक पाठक के रूप में, और मैसेज भेजते समय हम कैसे समझदार और संवेदनशील हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। इससे पहले डॉक्टर श्री आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर एंड डीन मास कम्युनिकेशन एट चित्कारा यूनिवर्सिटी। आशुतोष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जी। आशुतोष जी, एक सवाल है, आप जुड़े हुए हैं और मास कम्युनिकेशन के एक संस्थान से, तो आप वहाँ बच्चों को जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप कैसे बताते हैं? क्या आपका प्रोसेस है कि आप फेक न्यूज़ से कैसे बचें या उसको कैसे पहचानें? क्या इसका कोई प्रोसेस आपने वहाँ बना रखा है? जी। जी, पिछले दिनों में एटलीस्ट 2-3 सालों में विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स गूगल और दूसरे जो हैं फेक न्यूज़ पे इनिशियली उन्होंने जर्नलिस्ट को सेंसिटाइज़ किया, फिर वो जर्नलिज्म टीचर्स और मीडिया कर्मियों को सेंसिटाइज़ किया। तो उसमें मेरी जो 2 फैकल्टी हैं, विश्वजीत सर अभी वो नहीं हैं, लेकिन पिछले साल जब वो सेशन में थे, तो उन्होंने और पंकज गर्ग हमारे साथ हैं, वो फैक्ट चेकर ट्रेनिंग उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ, नॉन टीचिंग के साथ, गाँव वालों के साथ वर्कशॉप की। तो जो टूल्स, टेक्निक्स और फेक न्यूज़ और ये सारी जो चीज़ें हैं उसको लेकर वर्कशॉप, और उसके अलावा मीडिया लॉज एंड एथिक्स हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम इस तरह के इश्यूज को टच करते हैं और बच्चों को अवेयर कराते हैं। और उसके अलावा जब करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं या करंट अफेयर्स मीडिया एजुकेशन एक एसेंशियल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी जो टीचर्स हैं, इस तरह की बातें, कंट्राडिक्टरी बातें जो आ रही हैं और अलग अलग अखबार एक ही स्टोरी को डिफरेंट तरीके से, और स्पेशली इस टाइम पे जब हम कोविड और ये जो इलेक्शन का टाइम हमने देखा, पिछले 2 सालों में कोविड देखा और ये देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें फैकल्टी और ट्रेनर्स और वर्कशॉप्स के जरिए हम सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं। और इससे निश्चित रूप से फायदा मिलता है, क्योंकि जब तक वो पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स का ये ना चेंज हो कि नहीं इसके पीछे हिडन कुछ एजेंडा है और कुछ लोग हैं या कुछ मार्केट फोर्सेस हैं, तो उसको समझने की जरूरत है। और वो जितना एक से दूसरी स्टोरीज को
अलग अलग अखबारों में और मीडिया में देखेंगे, तभी वो कंपेयर करके कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। तो इस तरह की समझ डेवलप करने की कोशिश मीडिया एकेडमिक्स में की जाती है। और इसके साथ साथ जब कोविड चल रहा था तो हमारे स्टूडेंट्स, करीब 10 एक स्टूडेंट्स ने मिलकर बाकायदा जो है कैंपेन चलाया, और उन्होंने जो स्टोरीज आती थी उनको फैक्ट चेक करके उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाकर शेयर किया, और उसका काफी सेटिस्फेक्शन एटलीस्ट बच्चों को हुआ। कितने लोगों तक गया, क्या इम्पैक्ट रहा, वो अलग बात है, लेकिन हाँ ये इनिशिएशन हमने 2 साल पहले से प्रॉपरली लिया हुआ है और अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं। जी ये बहुत ही बढ़िया। कम से कम इनिशिएशन लेना ही अपने आप में, स्टेप लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा आपने बताया कि बच्चों ने आपके संस्थान में एक इनिशिएटिव लिया ऐसा, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे पहले मैं ज्योति के पास जाऊं और सेशन के अगले भाग में ज्योति हमारे साथ अगले स्लाइड की बात करेंगे। इससे पहले डॉक्टर अभिनव ढाल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने कभी किसी तरह की फेक न्यूज आप तक पहुंची है, और आपने उसको अगर आप तक आया है तो फिर आपने उसको कैसे पहचाना और फिर उसके ऊपर क्या किया आपने? जी अभिनव। धन्यवाद प्रत्युष जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाने के लिए भी शुक्रिया और इस इनिशिएटिव के लिए भी शुक्रिया। देखिए, फेक न्यूज़ चाहे ये कोई इमेज हो, कोई टेक्स्ट मैसेज हो, वीडियो हो या ऑडियो हो, तो अब ये थोड़ा कॉमन हो रहा है क्योंकि ये बनाना आसान है अब। तो हम लोग जैसे यहाँ IIT रोपड़ में पिछले लगभग 4 साल से इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम वो सॉफ्टवेयर बना सकें जो कि फेक वीडियो, फेक ऑडियो उसको डिटेक्ट कर सके। तो उसमें हमने काफ़ी फेक वीडियो देखे हैं जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे सुनने वाले, जो हमारे यूजर्स हैं, वो ध्यान दे सकते हैं। लेट्स से कि अगर किसी के पास कोई वीडियो आता है और उसमें थोड़ा आपत्तिजनक कुछ कंटेंट है या बहुत ही एक एक्साइटिंग सा कंटेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ये देख सकते हैं कि अगर उस वीडियो में जो ऑडियो है, जो वो कोई इंसान कुछ कह रहा है, क्या वो ऑडियो उस बंदे के होंठों के साथ मिलता है, क्या वो लिपसिंक है। अगर वो लिपसिंक नहीं है तो दैट इज एक पहला इंडिकेटर। दूसरा, वो ये देख सकते हैं कि क्या जो आंखें हैं, दोनों आंखों का रंग सेम है। अगर रंग सेम नहीं है तो इसमें भी काफी चांस है कि ये किसी कंप्यूटर के द्वारा कुछ एडिट करा गया, डीप फेक बनाया गया है। तीसरा, वो ये देख सकते हैं जब भी हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा अपना सिर हिलाते हैं, थोड़ा हाथ हिलाते हैं। डीप फेक के केस में बहुत बार क्या होगा कि जो सिर का मूवमेंट होगा वो थोड़ा अब्रप्ट होगा। तो इस तरह के हमने काफी एस्पेक्ट देखे फेक वीडियोस में, और वो हम अब कोशिश कर रहे हैं जैसे IIT रोपड़ में हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि हम सॉफ्टवेयर में डालें ताकि कोई भी उसको इस्तेमाल करके ये देख पाए कि क्या पहले से कोई वीडियो एडिट हुई है, या फिर जैसे अभी हम जूम में बात कर रहे हैं, क्या कोई किसी और का चेहरा लेके यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, कुछ प्रिटेंड तो नहीं कर रहा। तो इसमें काफी काम हो रहे हैं। आई थिंक अभी इसके आगे भी जाएगा, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने अभिनव जी, और ये हम इसके बारे में आगे बात भी करेंगे क्योंकि फेक इमेज और फेक टेस्ट ये चीजें अब आगे बढ़ गई हैं, और जो एडिटेड वीडियो एक नए फॉर्म में आ गया है, तो उसके पहचानने के लिए आपके संस्थान इसके पीछे काम कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं जसकिरत सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर, आपने भी देखे होंगे, अभी इलेक्शन चल रहा है तो बहुत सारी पोस्ट तो आपके सामने भी आती होंगी, तो आप कुछ मतलब हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे पार्टिसिपेंट को बताएंगे कि कभी आपने ऐसी पोस्ट देखी हो? जी जी, बहुत इलेक्शन में तो बहुत फेक न्यूज़ जो हैं वो फैलाई जाती हैं, और शायद इसीलिए व्हाट्सएप का तो नाम भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रख दिया है लोगों ने। बहुत कि यहाँ से बहुत तरह की मतलब लोग नॉलेज लेते हैं जो एक्चुअली नॉलेज होती नहीं है। 90% शायद उसमें सही नहीं होता जो आता है। तो जो इलेक्शन की स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस और ऑडियोज और ये ऐसे देखे हैं जो मुझे भी आते हैं। मतलब मैं बहुत सारे ग्रुप्स में होता हूँ, तो मतलब बहुत सारी चीजें जो लोग फॉरवर्ड करते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी बाद में
या तो गलत निकलता है, किसी ने इंटेंशनली कुछ ऐसा बना के भेजा होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी और कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज को मतलब पहले बनाया गया है और किसी और कॉन्टेक्स्ट में बाद में भेज दिया गया है, तो दोनों को मिला के चीजों को कभी कभी कुछ मतलब ऐसी बात इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये कैंडिडेट में ये प्रॉब्लम है। तो इलेक्शन में तो ये बहुत चलता है क्योंकि शायद स्टेक्स बहुत हाई रहते हैं। तो जैसे आपने पहले भी कहा है इसमें कि पेड न्यूज होती है, तो ऐसे ही मतलब रूमर फैला के इलेक्शन जीतने का मतलब धंधा जो है और जो जो कोशिश जो है वो मैंने बहुत बार देखी है। अब स्पेसिफिक इंस्टेंसेस जो हैं वो मतलब जैसी आपने बातें कही ऐसी चीजें हैं, या तो किसी के बारे में गलत न्यूज लिख के फैलाई जाती है, या फोटोशॉप करके फैलाई जाती हैं, या इवन वीडियोस मैंने देखे हैं एडिटेड। जैसे ये हमारे मेरे ख्याल ढाल साहब ने बताया था अभी कि डीप फेक्स तक लोग चले गए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वीडियोस बना के और भेज देते हैं, और फिर लोग ढूंढते रहते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो बहुत तरह की चीजें जो हैं वो आती हैं, और इलेक्शंस के रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा आती हैं। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। डॉक्टर अभिनव ढल जी हमारे साथ हैं अभी। अभिनव सर, आप सुन रहे हैं? जी सर, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी बताया कि वीडियो, ऑडियो ये सब वायरल होते रहते हैं, तो क्या मतलब आप इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा ना हो, और आप आगे क्या सिखाते हैं, मतलब कि कैसे आप उनका फैक्ट चेक करते हैं अगर करना हो तो? जी जी। देखिए, हम लोग कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो जी हम सर। लोग ये कोशिश करते हैं कि हम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना सकें जो कि डिफरेंशिएट कर सकें कि कोई न्यूज़ या कोई वीडियो या ऑडियो उसमें कुछ मैनिपुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम ऑडियो का देखें तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, जिसमें लेट्स से कोई कहता है कि मैं कल वोट डालने जाऊंगा, और अगर ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंसान है, तो कोई इसका अगर फेक बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, मैं कल वोट नहीं डालना जाऊंगा। और वो नहीं का शब्द अगर ऑडियो में ऐड हो रहा है, तो हम क्या कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो ये देखे कि पैटर्न्स, नहीं उससे पहले का शब्द और उसके बाद का शब्द जो है, क्या वो एक ही फ्लो में जा रहे हैं, क्या उनका पिच सेम है, क्या उसकी इंटेंसिटी सेम है। क्योंकि जब भी कंप्यूटर के थ्रू कोई मैनिपुलेट करता है, या फिर लेट्स से चेहरा किसी का और आवाज किसी और की, राइट, जो मिमिक आर्टिस्ट के थ्रू होता है, तो तब भी हमारा जो चेहरे का मूवमेंट का पैटर्न है वो उसकी आवाज से मैच नहीं करता। अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें, तो एक आम अगर मैं देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि हाँ हो सकता है ये रियल ही है, पर अगर कंप्यूटर देखेगा तो वो फ्रेम बाय फ्रेम चेक करेगा और ऑडियो के साथ मैच करेगा कि क्या ये चीज इसी फ्रेम ने बोली होगी या नहीं बोली होगी। तो हमारी आजकल ये कोशिश है कि हम लोग जितना इसको जेनरिक बना सकें उसका हम लोग करें। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो इसका एक दूसरा मतलब रूप है, वो है जैसे ट्विटर या कोई भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे जहां पे फेक ट्वीट आते हैं, फेक इमेज हो सकते हैं। तो उसके केस में हमारी ये कोशिश है कि जो कंटेंट है एक ट्वीट का, क्या वो बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही नेगेटिव है। क्योंकि जनरली फेक न्यूज जो होती है वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग इंसाइट करने के लिए होती है। अब वो किसी में पॉजिटिव फीलिंग इंसाइट हुई, नुकसान किसी और का हुआ, या उसका ऑपोजिट। तो कंप्यूटर ये कोशिश करेगा उसमें देखने का कि जिसने पोस्ट करा है, जिसका ट्विटर पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैंडल है, तो क्या उनके जो पहले के ट्वीट थे और जो अब के ट्वीट हैं उनमें कोई लिंक है। और यही चीज एक हमारे जैसे आम यूजर को देखनी चाहिए। मैं ट्विटर पे गया, मैं किसी व्हाट्सएप पे गया, अगर मुझे अननोन नंबर से, अननोन हैंडल से एक मैसेज आ रहा है, तो क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि वो एक अननोन हैंडल है। अगर वो अननोन हैंडल है तो उन्होंने पहले क्या ट्वीट किए थे और उनकी कितनी फॉलोइंग है। तो इन सब चीजों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से हम ह्यूमंस देखते हैं, समझते हैं, उसका एक बड़ा एक सिंपल सा तरीका हम कंप्यूटर्स को सिखा पाए, और ताकि वो लार्ज स्केल पे आइडेंटिफाई कर पाए कि कुछ मैनिपुलेट आवाज, टेक्स्ट या वीडियो में हुआ है या नहीं हुआ है। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी।
डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी। सर जैसा कि मतलब आप स्टूडेंट्स को बताते होंगे, स्टूडेंट्स कभी आपके सामने मतलब किसी स्टूडेंट ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है या कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है आपके सामने जिसमें मतलब फर्जी खबर हो और आपने उनको मतलब कैसे गाइड किया है? क्या मतलब कैसे उनको बताया? बिल्कुल, ये तो आजकल रूटीन का मैटर है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के एफिलिएशन से जुड़ी हुई, उनकी रिकॉग्निशन से जुड़ी हुई, कोर्सेज को लेकर, मतलब बच्चों के जो भी कंसर्न होते हैं करियर को लेकर से लेकर, चाहे वो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हों या फिर हेल्थ से जुड़ी हुई बातें हों या फिर इमेज टॉर्निश करने की बातें हों, तो और पॉलिटिकल स्टोरीज पे जो फॉलोअप है उस तरह की चीजें, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते ही हैं। और लाइक रिपोर्टिंग एक एसेंशियल सब्जेक्ट होता है जर्नलिज्म में, और उसके लिए बार बार ये सिखाया ही जाता है कि क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करें। तो व्हेन इन डाउट लेट्स चेक इट आउट, ये बात होती है। और फाइनली यदि सोर्स नहीं मिल रहा है तो बेटर है कि वो उस स्टोरी को, उस आइडिया को ड्रॉप कर दें बनिस्बत इसके कि उसे पब्लिश करें। तो ये बार बार सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और प्रोफेशन ऐसा है कि हर स्टोरी, हर कैरेक्टर, हर लोकेशन, हर फैक्ट, हर डेट, हर बार चीजें नहीं है। तो ऐसे में रोज तलवार की धार पे चल के जर्नलिज्म के और प्रोफेशनल काम करते हैं, तो हमारे लिए और इस प्रोफेशन की को जिंदा रखने के लिए और उस पर ट्रस्ट रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो एज ए जर्नलिज्म एजेंट मैं अपने साथ एजेंट के साथ अटेंड कर रहा हूँ, तो ये बार बार कह रहा हूँ कि किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन को फॉर ग्रांटेड लेकर आगे ना बढ़े, चेक कर लें, चेक कर लें और चेक कर लें। जी। आशुतोष सर, जैसे आपने बताया अभी कि इवेंट्स के अकॉर्डिंग मतलब फर्जी खबरें वायरल होती रहती है, तो ऐसी ओमिक्रॉन, कोविड से रिलेटेड आपके पास भी बहुत सारी अफवाहें होंगी। तो ऐसी कौन-सी अफवाहें थी जो आपके सामने आई? तब आपने क्या किया? मतलब कैसे स्टूडेंट्स को अवेयर किया इस चीज़ के लिए? फॉर्चुनेटली हमारे पास जो स्कूल है, हमारे पास पंजाब का पहला कम्युनिटी रेडियो भी चलाने की जिम्मेदारी हमारे पास है। और पिछले 10 साल से हम कम्युनिटी रेडियो के जरिए भी काम कर रहे हैं। और कम्युनिटी रेडियो, हमारा रेडियो स्पेशली कोविड टाइम में जो 3 मुख्य जो सूत्र थे, मास्क लगाएं और हाथ धोएं और सामाजिक दूरी बरकरार रखें, एक तो ये था। और उसके अलावा जब पहली बार वैक्सीन आई, फिर वैक्सीन जो है फ्रंट लाइनर्स के बाद दूसरे लोग तक गई, तो उसको लेकर काफी सारी जो लोगों के बीच अफवाह थी कि वैक्सीन लगने के बाद डेथ हो गई या और दूसरे रिएक्शंस हो गए और ये कारगर नहीं है, टेस्टेड नहीं है। तो इन सब पर हमने जो भी हमसे बन सका, हेल्थ मिनिस्ट्री, WHO की जो ऑथेंटिक गाइडलाइंस हैं उनको लेकर उनके बेसिस पर हमने हमारे यूनिट्स में काम किया। और मेरा ख्याल है कि इन 2 सालों में भी इसके जरिए भी कुछ लोगों को हम जागरूक कर पाए, आपस में बात करके या सही चीजों को सर्कुलेट करके या रेडियो के जरिए किसी भी माध्यम से या 1 to 1 भी बात करके, तो वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये चीजें चलती रही हैं, अलग अलग फेज के अलग अलग इश्यूज आते रहे जिसको कि हम टाइमली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी था और आपने जितने भी लोगों को जागरूक किया उन्होंने आई एम श्योर उन्होंने आगे ज़रूर इसको आगे मतलब ज़रूर शेयर करा होगा इस जानकारी को। ये हमारे वेबिनार का अगला चरण है, मैं इसमें आगे बढ़ूँ तो पहले मैं जसकीरत सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हमारे किसी पार्टिसिपेट ने एक क्वेश्चन पूछा है, उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर आज के समय में बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रावधान है? जी देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि सोशल मीडिया अभी एक रिलेटिवली रिसेंट जो फिनोमिना है, अभी पिछले 10 साल से वो बढ़ रहा है। ट्विटर, फेसबुक और अभी व्हाट्सएप जो है, तो इस पे गवर्नमेंट ने कुछ तो रूल्स बनाए हैं, मतलब जैसे बीच में एक आईटी एक्ट लगा था, बट देन बात ये हो जाती है कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी क्लैश हो जाता है उसका।
क्योंकि हमारा संविधान हर किसी को ये हक देता है कि वो कुछ कहना चाहे तो वो कह सकता है। अब बात ये होती है कि कुछ कहना चाहे और अगर वो रूमर फैलाना चाह रहा है तो ये इसको बैलेंस कैसे बनाया जाए, कहाँ पे लाइन ड्रॉ की जाए कि कोई, तो ये मेरे ख्याल से अभी काफी इवॉल्विंग जो है सिचुएशन है। अभी अभी ये जो सिचुएशन है वो बन रही है, क्योंकि पहले जैसे मीडिया था, जो ट्रेडिशनल मीडिया हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें पहले भी काफी फैक्ट चेकिंग होती थी, एक एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता था कि हाँ जी फैक्ट्स चेक किए जाएं। अब सोशल मीडिया में हर किसी को खुली छूट है, कुछ भी कह के निकल सकता है, कहीं पे भी कुछ भी डाल के निकल जाओ और आगे अपने आप जो है, तो ये बैलेंस अभी बन रहा है। मतलब ये अभी अभी मेरे ख्याल से इसको लॉ के थ्रू कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं है। ये तो जैसे जैसे लोग ये समझेंगे, जैसे आप आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं कि सच के साथी, कि ये सच जो है इसमें से निकालना पड़ेगा, छानना पड़ेगा उसको, और फिल्टर करके जो सच हमारे पास आएगा, तो ये लोगों को भी समझना पड़ेगा। लॉ जो है मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब इसको रोकना इतना आसान है, को लॉ एनफोर्समेंट करना जो है ना, एनफोर्स करने के लिए आपको बहुत लोग चाहिए। तो ये तो लोगों को ही समझना पड़ेगा, सिटीजन को ही समझना पड़ेगा। और ये बात समझ में अब आ रही है लोगों को कि बहुत लोगों ने मतलब भ्रम लिए हैं और फिर नुकसान करवाया है अपना। अब धीरे धीरे लोग वो चोट खा के मेरे ख्याल से समझ रहे हैं, और आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, फैक्ट चेकिंग हो रही है, एक नया बिल्कुल एक इंडस्ट्री खुल गई है, फैक्ट चेक इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल से ये बात उधर वहां से इसका सोल्यूशन जो है वो निकल पाएगा। पहले एक एक मेरा सवाल डॉक्टर अभिनव से था, क्योंकि डॉक्टर अभिनव फैक्ट चेकिंग टूल्स के रिसर्च के ऊपर जुड़े हुए हैं, जैसा उन्होंने अभी पहले सवाल के जवाब में बताया। तो डॉक्टर अभिनव, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी जी प्रत्युष जी। हाँ डॉक्टर अभिनव, आपके साथ सवाल ये है कि जैसे आपने देखा कि कोविड जब से शुरू हुआ तब से पहले लहर में, दूसरे लहर में, और उसके दौरान भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेके और नए वेरिएंट को लेके इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा फ्लो में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आई। मेरा सवाल ये है कि जब फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाता है मिस इन्फॉर्मेशन का, तो उसको कंटेन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से वो तरीके हम अपना सकते हैं? आप इस चूंकि फील्ड से जुड़े हैं, इसलिए सीधा आपसे सवाल ही कर रहा हूं मैं कि कैसे हम इतने बड़े फ्लो को कैसे मैनेज कर सके, क्योंकि फैक्ट चेकर्स इतनी ज्यादा संख्या में है नहीं। विश्वास टूल्स एक आईएफसीएल सर्टिफाइड फैक्ट चेकिंग यूनिट है, और ऐसे बहुत ही सिलेक्टेड फैक्ट चेकिंग यूनिट्स हैं जो सर्टिफाइड और आईएफसीएल सिग्नेटरी हैं हिंदुस्तान के अंदर, और टीम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप देखें कि फ्लो बहुत बड़ा है। तो जब फ्लो इतना बढ़ जाता है तो उसको कैसे, किस तरह से टूल्स को यूज करके हम कंटेन कर सकते हैं? जी डॉक्टर। जी जी जी, थैंक यू प्रत्युष जी। देखिए, जो न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है, ऑडियो या टेक्स्ट, वीडियो, इमेज या कुछ भी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो पहला चेक है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही लगना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब एक वीडियो शेयर होने लगता है तो सोशल मीडिया के इंटरनल सिस्टम में दे हैव दिस चेक, दे नो कि कौन सा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक तो ये है कि 1 मिनट का वीडियो था, कितने लोगों ने पूरा देखा, कितने लोगों ने थोड़ा सा देखा और उसको बाद में साथ ही शेयर कर दिया। तो जो ये फेक न्यूज है, इसके लिए सिस्टम सबसे पहले एक ऑटोमेटिक होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसे हम डीप फेक न्यूज डिटेक्टर या ऑडियो डिटेक्टर हैं। और उसके बाद जैसे जसकीरत जी भी कह रहे थे कि जो फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे विल कम इनटू द पिक्चर, बिकॉज जो बहुत ही सेंसिटिव न्यूज है, दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। कई बार ऐसा हो सकता है कि वीडियो सच्ची ही है, बस वो जो सच है वो थोड़ा कड़वा है, तो इसलिए उसको कुछ लोग उसको स्पैम मार्क कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक या ऐसे ट्विटर प्लेटफॉर्म पे, पर वो सच है। तो इसलिए वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए होगी, बट क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला, देयर इज अ लिमिट कि कितने फैक्ट चेकर हो सकते हैं। और जब फैक्ट चेकर हैं वो भी कहीं ना कहीं शायद थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, राइट, एंड देयर इज अ लॉट एट स्टेक, खासकर जब कोई बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज को कोई चेक कर रहा है। तो इसलिए कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनका थोड़ा असिस्ट कर सकते हैं कि लार्ज स्केल पे प्लेटफॉर्म से वो चेक करते जा रहे हैं कि डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं कि ये वीडियो शेयर हो रही है, ऑडियो शेयर हो रही है, इसके कंटेंट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन लग रहा है, दे मार्क इट, एंड देन हमारे जो फैक्ट चेकर हैं, जो कि एक जो इंसान है जो ट्रेंड है, देन दे कम इनटू द पिक्चर, ताकि उनका समय का बिल्कुल सदुपयोग हो सके और जो वाकई न्यूज रुकनी चाहिए वो रुक सके। हम आगे बढ़े, शायद डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी कुछ कहना चाहते थे हमसे। जी सर। जो
अभी बात चल रही थी उसी पे बस ऐड करना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का जो मॉडल रहा कि एक सेंडर होता है, उसके पास कोई मैसेज और कोई चैनल को लेख के जरिए वो रिसीवर तक पहुंचता है, SMCR मॉडल। अब क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल मान लो 3 दशक पहले या 2 दशक पहले, 20 साल पहले तक जैसे अखबारों की फ्रिक्वेंसी 24 घंटे में एक बार की होती थी, रेडियो की न्यूज की फ्रिक्वेंसी सुबह शाम फिर दोपहर फिर हर घंटे का बुलेटिन हुआ, टेलीविजन में हमने देखा पिछले 30-40 सालों में सुबह और शाम को एक खबर आती थी, हर एक घंटे में फिर खूब सारे चैनल्स आए। तो ये सारी हिस्टोरिकल क्या हुआ, जो कंप्रोमाइज हुआ वो गेट कीपिंग है कि जो समय कम है लेकिन स्पीड से डिलीवर करना है। तो इसके चलते बहुत सारी चीजें हुई। और दूसरा क्या हुआ कि जो पहले हरेक रिसीवर ने और वो मेरी रिक्वेस्ट है सारे पार्टिसिपेंट अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। जी थैंक यू। जी आशुतोष जी। तो वो जो रिसीवर्स हैं वो मल्टीप्लाई आगे आगे किसी भी मैसेज को अनेक चैनल के जरिए कर पा रहे हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो पिछले सालों में कुछ वर्षों में आया और उसके बाद जब ये इंटरनेट जैसा और दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के आए, तो उस स्पीड से बेसिकली हम ऑडियंस मैच्योर नहीं हो पाए हैं और ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है अनलेस हम इस तरह की वर्कशॉप और इस तरह की बातों के जरिए 1 से 2 और 2 से 4 को समझा कर सही डायरेक्शन में लोगों को प्रेरित ना कर पाए। टाइम इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस में ही बहुत सारे मतलब पोस्ट वायरल होते रहते हैं। तो मैं जसकीरत सर से पूछना चाहूंगी सर, जैसे कि आपके सामने कभी ऐसा कुछ हुआ है कि अभी इलेक्शन नहीं है और मतलब कुछ वायरल हो गया है कि यहाँ इलेक्शन है, या किसी कुछ भी ऐसा जो आपके सामने आया हो? देखिए इलेक्शन के टाइम पे तो इवन मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी मतलब ऐसी ऐसी न्यूज आती हैं जिनका नॉर्मल डे में वो कभी नहीं आएंगी। मतलब कोई कोई चीज को इलेक्शन के हिसाब से घुमा फिरा के उसको दिखाया जाता है। तो ऐसा तो बहुत बार होता रहता है, मतलब रोज होता है, अभी भी शायद हो रहा होगा चैनलों पे। मैं सच बताऊं तो मैंने तो टीवी चैनल देखने बंद कर दिए हैं पीछे। मतलब मतलब आप इसको कह सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी का इशू भी हो रहा है, बिकॉज इतने हद तक बात चली गई है। तो ये फैक्ट चेक और सच को जो ढूंढना है बहुत जरूरी है इलेक्शन में, खास तौर पे क्योंकि इलेक्शन जब होती है तो एक बड़ा डेमोक्रेसी में तो बड़ा सेक्रेड काम है एक इलेक्ट करना किसी को। हम अगले 5 साल का हमारा भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य किसी के हाथ में दे रहे हैं और उसको हम फेक न्यूज के आधार पर अगर हमारी वोटिंग हो जाएगी तो हमारी तो हाईजैक हो गई पूरी इलेक्शन। तो ये मतलब एक स्पेसिफिक तो मैं बात नहीं करता हूँ, ये तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो दिखती रहती हैं और लोग एक कैंडिडेट तो चलो एक दूसरे के बारे में जो बोलते हैं वो अलग बात है। और मीडिया में भी और सोशल मीडिया पे भी जो है वो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे भी कभी कभी मतलब वो सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो ये तो हमारे को मीडिया की क्रेडिबिलिटी के लिए भी और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए भी जो है इसके सोल्यूशन जो है ढूंढने बहुत जरूरी है। आपने कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस पूछा, मैं सॉरी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे हैं। मतलब एक किसकी बात की जाए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो डेली न्यूज में होती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है ध्यान भटकाने के लिए न्यूज कोई और दिखाई जा रही है, एक्चुअल न्यूज नहीं दिखाई जा रही है। तो ऐसी चीजें बहुत होती रहती हैं। तो बट हमको सबको मतलब ये जो है हमारे सबके लिए ये एक प्रॉब्लम है, सिटीजन के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है और देश के लिए भी है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसीलिए जसकीरत सर मैंने इसीलिए कहा कि ये पूरे पूरे मीडिया की और पूरी इंडस्ट्री की और हम सब जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं या वैसे भी ह्यूमन बीइंग है, उनकी क्रेडिबिलिटी, किसी का देखा सुना बोला यदि उस पर विश्वास खत्म हो जाए तो फिर कैसे जुड़ पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी बिल्कुल आशुतोष जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जसकीरत जी आपने भी बहुत खूबसूरती से बताई कि ये सबसे जरूरी है हम सबको समझना। हम सब जितने यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं या इंटरनेट यूजर्स हैं, सबसे जरूरी हमें ये समझना है कि जब तक हम खुद से ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अभी मैंने एक सवाल भी देखा, किसी ने सवाल पूछा कि हमें फेक न्यूज अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे जरूरी है कि वो बदलाव हम अपने अंदर लाएं। ये जो हमारी एक मुहिम है, विश्वास की जो मुहिम है, वो यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि ये फेक न्यूज हो सकता है आपने बिना सोचे समझे चीजों को आगे फॉरवर्ड कर दिया और वो आगे जाके किसी और को कोई तकलीफ पहुंचा रही है, किसी को कुछ हर्ट कर रही है। हो सकता है वो इंसान आपसे डायरेक्टली ना जुड़ा हो, लेकिन
आप वो उस चेन का हिस्सा बन गए जिसने आगे जाके किसी को परेशान कर दिया और किसी को हर्ट कर दिया। तो हमारा ये दायित्व है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हम बिल्कुल अवेयर रहें और अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ा के रखें, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया न्यूज का फ्लो इतना बढ़ा हुआ है, इसमें से डिस इन्फॉर्मेशन का भी फ्लो इतना बढ़ गया है कि आप अगर अवेयर नहीं रहेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे कि हाँ ये चीजें जो है ये फेक हो सकती है। तो आप जरूर डाउट करना सीखें, शक करें हर रोज इंफॉर्मेशन पे जो आपको 2-4 अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों की तरफ से आ रही है और एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग, आपको 2 मिनट का समय लगेगा, जैसा ज्योति ने बताया मेरे सहयोगी ने। विश्वासन्यूज.com पे आप आएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे फैक्ट चेकिंग टिप्स के बारे में, टूल्स के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन दी गई है, एक पूरा पेज हमने उसके लिए रखा है। और विश्वास न्यूज की कोई आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे तो हमारा आर्टिकल जो हम फैक्ट चेक करते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि अगर कोई यूजर उसको पढ़े तो वो खुद भी समझ जाए कि यार ये तरीका तो हम भी अपना के और अपने लेवल पे फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे फोकस है कि कैसे हम लोगों को अवेयर करें, अवेयर इस बात के लिए कि हम पहचानें कि क्या फेक न्यूज है। पहचानने के लिए सबसे पहले डाउट करना जरूरी है। एक बार आपने पहचान लिया तो जो टूल्स ज्योति ने बताया मेरे सहयोगी ने कि आप गूगल ओपन सर्च करके, इनविट टूल देख के या बाकी सारे टूल्स को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट में ये पता कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन फेक हो सकती है। फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है, हमारा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है, इससे हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़ने के बाद आप हमसे संवाद स्थापित करें। जितनी जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी से जल्दी हम आप उस इंफॉर्मेशन के ऊपर फैक्ट चेक करके आप तक हम वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। जसकिरण जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये था, मतदान का समय चल रहा है, कई सारे राज्यों में मतदान हो चुके हैं, अभी यूपी में बहुत सारे फेज के मतदान बाकी है। आपके तरफ से मतदाताओं के लिए क्या मैसेज है इस समय जबकि हम एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, जी, मेरा मैसेज मतदाताओं से बहुत क्लियर है कि देखिए ये डेमोक्रेसी जो है ना हमारा जो हमको मिली है, बहुत 200 साल तो हम अंग्रेजों के अधीन थे, बड़ी मुश्किल से बहुत सैक्रिफाइस और बहुत कुर्बानियां देके मिली है। ये वोट का अधिकार कोई छोटी सी बात नहीं है। तो इसको इतनी सीरियसली लीजिए, हर बात को तोल मोल के समझ के, पहले तो फैक्ट इकट्ठे करिए, फिर उसको समझिए और अगले 5 साल आप क्या भविष्य चाहते हैं अपना, अपने बच्चों का, वो सोच समझ के बहुत मतलब इसको अपनी एक बहुत बड़ी ड्यूटी समझ के ये वोट करिए, इसको हल्के में मत लीजिए।